हेलो स्टूडेंट्स। तो टुडे वी हैव अ न्यू वीडियो और उसमें एक नया प्रॉब्लम है हमारे पास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक का सर्कल वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर का प्रॉब्लम है। तो क्या है प्रॉब्लम, पहले वो देखते हैं। क्या बताया, एक ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। एक 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है। और क्या बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी, मतलब इन चारों में से कौन सा डिस्टेंस नहीं हो सकता है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में। सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के बाहर से जो हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिसेस से पास आउट होने वाला जो सर्कल, उसको सरकम सर्कल बोलते हैं। और उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, उस पॉइंट को इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर बोला जाता है। और अगर इस ट्रायंगल में हम लोग तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और इधर से ये भी एक 90 डिग्री है, तो ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड होगा, ये तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जनरली सरकम सेंटर को कैपिटल ओ या सी और ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे ट्रायंगल में और एक चीज़ होता है कि तीनों मीडियन, मीडियन क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक स्पेशल केस बनाएंगे कि केस कैसा है। हम लोग एक सर्कल ले रहे हैं, एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब एक 1 यूनिट रेडियस का सर्कल, यूनिट सर्कल जो होता है वो वाला सर्कल ले रहे हैं। तो ये वाला जो सर्कल होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा 1 यूनिट और सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन पे। इस सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे होगा तो इस सर्कल के अंदर आप जो भी ट्रायंगल लेना चाहते हो ले सकते हो। तो उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होगा, उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर ऑब्वियसली क्या होगा, ओरिजिन होगा, ओ होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया जिस ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सरकम सेंटर क्या होगा, ओरिजिन इटसेल्फ होगा, ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कहीं ना कहीं पे होगा, कहाँ पे होगा ये जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम लोग को यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या पता है कि अगर आपके पास एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या किस फॉर्मेट में होता है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा के फॉर्मेट में होता है ना। तो मान लेते हैं ये हमारा पहला वाला पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस थीटा 1 कॉमा साइन थीटा 1, जहाँ पे थीटा 1 क्या होगा, रेडियल एंगल, मतलब ये सेंटर से जो रेडियस है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मान लीजिए थीटा 1 एंगल बनाया हुआ है। इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिया जा रहा है, कॉस थीटा 1 कॉमा साइन थीटा 1। थीटा 1 का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है क्योंकि मैंने डायग्राम ऐसे ही बनाए, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वो हम मानते हैं कि कॉस थीटा 2 कॉमा साइन थीटा 2 होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा 3 कॉमा साइन थीटा 3। ओके। तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर तो हमको पता चल गया ओरिजिन है। अब यहाँ पे ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पहले पता करना होगा। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में पता करने से पहले एक थ्योरी है जिस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है, वरना आप लोगों को क्लियर नहीं होगा शायद। बचपन में 9th स्टैंडर्ड में जब आप लोगों ने जियोमेट्री पढ़े थे उस वक्त ट्रायंगल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ थे, शायद आप किसी किसी बच्चे को पढ़ाया गया होगा या फिर नहीं गया होगा। तो हम बता दे रहे हैं कि क्या एक रिजल्ट था हमारे पास उस टाइम पे। रिजल्ट कुछ ऐसा था कि यहाँ पे सर्कल्स के टोटल चारों सेंटर्स होते हैं, है ना। सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है। यहाँ पे जो एक थ्योरी था वो क्या था कि ये जो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे कहीं पे हो गया सरकम सेंटर, और बीच में कहीं पे होता है सेंट्रॉइड जी। जी क्या, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आपको पता है। ये ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। और सरकम सेंटर क्या होता है, सर्कम सर्कल का सेंटर पॉइंट या फिर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ठीक है ना।
तो यहाँ पे थ्योरी ये था, पहला थ्योरी ये था कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होता है, मतलब एक लाइन में बैठा हुआ होगा, हाँ एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा। और सेकंड थ्योरी ये होता है, सेकंड रिजल्ट हमारे जियोमेट्री में ये था कि ये जो सेंट्रॉइड है वो क्या करेगा, एच और ओ को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। तो अगर हम लोगों को ये बोले कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालो सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या बोल सकेंगे, mx2 प्लस nx1 मतलब 2 इंटू ओ प्लस 1 इंटू एच बाई 2+1, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड का 2+1। तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, 2o प्लस एच इज इक्वल्स टू 3g, है ना। जहाँ पे जी, एच और ओ क्या डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहा है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। हम लोग का यहाँ पे टारगेट क्या है, ऑर्थो सेंटर ढूंढना। मतलब एच का वैल्यू क्या होने वाला है, एच का वैल्यू होने वाला है 3g-2o। अब इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक, इस क्वेश्चन के लिए जहाँ पे ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है वो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उसका पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर या फिर 0,0 मान लीजिए। तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट अगर पूरा का पूरा 0 हो गया तो यहाँ पे हमारा h का रिजल्ट क्या आ रहा है, 3g। अब बात यहाँ पे ये आ गया कि कोई ट्रायंगल का अगर 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे x3 y3 रहता है, तो हम बहुत बचपन से हम लोगों को सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला पता होता है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है ना। तो यहाँ से इस फॉर्मूला में अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देते, मतलब अगर g के साथ 3 मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोग को h मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली हम कह सकते हैं कि h का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है ना। तो ये वाला रिजल्ट एक्चुअली ऑर्थो सेंटर निकालने का कोई एज सच स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से ऑर्थो सेंटर को निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा ये हमको पता भी नहीं है। तो मान लेते ये वाला है ऑर्थो सेंटर, ये वाला जो ट्रायंगल है जिसका सरकम सेंटर ओरिजिन है, और ये जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 कॉमा sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3, ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है ऑर्थो सेंटर का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। डिस्टेंस निकालना है किस किस पॉइंट के बीच में, ये जो हमारा सरकम सेंटर है, ओरिजिन के साथ इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर में क्या क्या आ रहा है, थोड़ा स्टेप जंप करके समझेंगे। यहाँ पे आएगा एक cos स्क्वायर θ1, यहाँ पे आएगा एक sin स्क्वायर θ1 ब्रेक करने पे, तो वो हो जाएगा 1। यहाँ पे cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2 वो भी हो जाएगा 1। cos स्क्वायर θ3 प्लस sin स्क्वायर θ3 वो भी हो जाएगा 1। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे एक टर्म आएगा 2 cos θ1 θ2, यहाँ पे आएगा 2 sin θ1 θ2, तो वहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 प्लस sin θ2, तो वो हो जाता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब cos θ1 माइनस θ2, है ना, 2 के अंदर। और उसके बाद और एक टर्म ऐसा आएगा जहाँ पे cos θ2 cos θ3 और sin θ2 sin θ3 रहेगा, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं cos θ2 माइनस θ3, ठीक है ना। उसके बाद और एक टर्म रहेगा cos θ1 माइनस θ3। ये सभी टर्म स्क्वायर रूट के बीच में ही होगा, स्क्वायर रूट के अंदर में ही होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ रहा है ये समझ लेते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 3। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं,
यहाँ पे ये इक्वल साइन नहीं दे रहे हैं अभी के लिए, यहाँ पे 2। देखो हम सबको पता है कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो अगर हम ये तीनों ही कॉस के जगह इन तीनों का ही मैक्सिमम वैल्यू रख दे, यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है। अलग अलग ट्रायंगल में ये θ1 माइनस θ2 का वैल्यू अलग अलग हो सकता है ना। मतलब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे θ1 भी 60 डिग्री होगा, θ2 भी 60 डिग्री होगा, 60 माइनस 60 0, cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। या फिर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ना हो, स्केलिन ट्रायंगल हो या फिर कुछ और तरीके का ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो उस वक्त यहाँ पे वैल्यू अलग आ सकता है। लेकिन हम मान सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 प्लस इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, ठीक है ना। तो आगे वाला जो लाइन था, पिछले वाला जो लाइन था, उस लाइन में जो भी एक्सप्रेशन था उसकी जगह पे हमने जो नंबर्स लिखा वो क्या आया, वो पहले वाले एक्सप्रेशन से ज़्यादा लिख दिया। तो इसीलिए वो पहले वाले एक्सप्रेशन के साथ इक्वल हो भी सकता है लेकिन ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए ये हमारा जो अभी का जो लाइन है वो पहले वाले लाइन से ग्रेटर देन और इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख रहे हैं, ये इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 3 मतलब 6, मतलब ये क्या आएगा √9, मतलब क्या आएगा 3। मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है बीच में एक लेस देन इक्वल्स टू साइन था। यहाँ पे सभी लाइन पे इक्वल है लेकिन ये वाला लेस देन इक्वल्स टू है। हमने क्या दिया, यहाँ पे इक्वल साइन यूज किया। ये वाला इक्वल साइन इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वल है लेकिन आगे वाले एक्सप्रेशन से ये वाला नंबर भी ज़्यादा ही है, ज़्यादा या फिर इक्वल हो भी सकता है। तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो लेस देन 3 होगा, ठीक है ना। तो हमको देखना है कि कौन से ऑप्शन में 3 था या 3 से कम था। तो देखते हैं यहाँ पे 3 से कम क्या क्या था। ऑप्शन 1 ये हो सकता है, ऑप्शन 2 भी हो सकता है, ऑप्शन 3 भी हो सकता है जो 3 से कम है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था कि डिस्टेंस कैन नॉट बी, डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता, डिस्टेंस तो 3 से कम ही हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, क्योंकि डिस्टेंस कभी 4 हो नहीं सकता। बाकी का जो भी नंबर्स दिया है वो सभी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बारीकी से समझाया कि कैसे इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन यही तक, ये वीडियो यही तक ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। आई होप यू गाइज आर स्टेइंग सेफ एंड कीप स्टडिंग हार्ड बिकॉज ये इज़ नॉट अ ईजी एग्जाम, ओके। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में।